पंछी। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अमित पटेल, न्यूरोसर्जन। आइए इनसे कुछ खास बात करेंगे। नमस्कार पंछी बेटा। नमस्कार सर। आजकल सर दर्द का समस्या बढ़ रही है। इसका क्या उपाय है रोकने का? ये कितने तरीकों का होता है और ये इसका इलाज कैसा चल रहा है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। सर दर्द एक बहुत कॉमन बीमारी है जो घर में किसी न किसी लोगों को कभी न कभी ऑलमोस्ट सबको हुआ रहता है। तो सर दर्द का इलाज बहुत सिंपल है। इसको पहले हमें पहचानना होता है कि सर दर्द किस तरह का है, उसके क्या कारण है, कैसे उसके रोकथाम किया जाए, क्या उसका इलाज होता है। आपके घर में किसी को सर दर्द हुआ है अभी? मम्मी को। मुझे कब हुआ था? डेट नहीं पता है। डेट नहीं पता। बहुत तेज हुआ था क्या? बहुत तेज, हाँ हुआ था। कब, सवेरे हुआ था कि शाम को हुआ था? शाम को हुआ था। शाम को हुआ था। कितने घंटे तक था? पूरे 2 घंटे। 2 घंटे, हाँ। तो मुझे भी एक दिन स्कूल में हुआ था। अच्छा। बट तो इस तरह का जो सर दर्द होता है, बेसिकली ये भी जो 4-5 तरह के मोस्ट कॉमन सर दर्द होते हैं उसी का एक लक्षण होता है। मोस्ट लाइकली इनकी मदर को क्लस्टर हेडेक हुआ रहा होगा। और अब हम बताते हैं सर दर्द कितने तरह का होता है। मेनली इसको 2 तरीकों में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी हेडेक, दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक मतलब कि जिसमें हमें कोई रीजन नहीं मिल पाता, हमें कोई सीटी, एमआरआई, इन सब चीज़ों के जांचों में कोई आइडेंटिफाइबल काज नहीं मिल पाता। और सेकेंडरी हेडेक मतलब कि जिसमें हमें कोई ना कोई रीजन मिलता है। जो प्राइमरी हेडेक में मोस्ट कॉमन होते हैं उसमें 2-3 तरह के होते हैं। पहला होता है कि टेंशन हेडेक, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन होता है। और सेकेंड होता है माइग्रेन, एंड थर्ड होता है क्लस्टर हेडेक। और भी होते हैं, कई तरह के होते हैं। उसमें एक होता है साइनस हेडेक। अब पहले बात करते हैं टेंशन हेडेक पे, जो कि मोस्ट कॉमन टेंशन हेडेक ही होता है। टेंशन नाम इसका दिया गया है क्योंकि ये स्ट्रेस से अराइज होता है। जो आपके सर की और गर्दन की मसल होती है उसमें तनाव आता है स्ट्रेस की वजह से, तो वो मसल को पूरा खिंचाव पड़ता है। जैसे कि कोई कंप्यूटर पे वर्क करता है तो या ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो गर्दन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं रहती। इसकी वजह से गर्दन की मसल से खिंचाव होते हुए दिमाग की तरफ जाता है, या दिमाग की जो स्कैल्प की आपकी मसल होती है वो खिंचता है। तो इसका जो टिपिकल पिक्चर होता है कि ये दोनों साइड में टेम्पोरल रीजन में ये जो गड्ढा होता है इसके साइड में दर्द होता है। और ऐसा लगता है कि जैसे एक बैंड जैसा हमारे सर में कोई रबड़ जैसा बांधा गया हो, तो एक टेंशन टाइप का हेडेक होता है। इसमें नॉर्मली उल्टी के सिम्टम नहीं होते हैं। ये पूरे सर में इन्वॉल्व करता है। 2-3 घंटे या 4 घंटे रहने के बाद ये कम हो जाता है। ये बहुत सीवियर नहीं होता एज कंपेयर टू अदर हेडेक के तुलना में। और इसको रोकने का उपाय होता है कि हम प्रॉपर रिलैक्सेशन लें। अगर किसी को टेंशन हेडेक है तो गर्म पानी से आप सेकाई कर सकते हैं। तौलिए को गर्म पानी में भिगो के गर्दन के पीछे रख के या सर में करके करेंगे तो इससे आपको हेडेक की फ्रीक्वेंसी कम होगी। या आप हॉट शावर का बाथ ले सकते हैं। इस तरह में हेडेक में नॉर्मली उल्टी या चक्कर, इन सब टाइप की चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। दूसरा जो हेडेक होता है, जो इसके बाद मोस्ट कॉमन आता है कि माइग्रेन। आजकल सारे हेडेक को माइग्रेन ही बोल दिया जाता है। माइग्रेन और टेंशन हेडेक में मेन डिफरेंस है कि माइग्रेन जो है आपको एक ही साइड में होगा, चाहे आपके दाहिने सर में होगा या बाएं सर में होगा। लेकिन टेंशन हेडेक पूरे सर में होता है, एक बैंड जैसा होता है। तो ये जो माइग्रेन होता है ये सिंपल लैंग्वेज में एक तरह का टपकने वाला दर्द होता है कि आपका दर्द आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में बढ़ रहा है, फिर वो रिजॉल्व हो रहा है। एक पल्सेटाइल टाइप का होता है क्योंकि इसमें माइग्रेन में आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट करती हैं, फिर वो रिलैक्स करती हैं, तो वो पल्सेटिंग टाइप का हेडेक होता है। और इस तरह के हेडेक में नॉर्मली उल्टी या चक्कर एसोसिएटेड होता है। अगर बहुत तेज सर दर्द होता है तो साथ में उल्टी भी हो जाती है। उल्टी होने से सर दर्द में थोड़ा सा रिलीफ आ जाता है। और माइग्रेन के साथ जो मेन कुछ माइग्रेन होते हैं जिसमें शुरुआत होने के पहले आपको उसके लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट, आपके आंखों के सामने तेज रोशनी चमकना, या चक्कर से शुरुआत होना, या हल्का हल्का सर दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये सब आरा बोलते हैं इसको। कुछ माइग्रेन विद आरा के साथ में होते हैं, कुछ माइग्रेन विदाउट आरा के साथ में होते हैं। तो अगर हम इसको पहचान लेते हैं तो इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो दवाएं होते हैं, दर्द शुरू होने के पहले ही हमें
सिंपल ब्रूफेन या पेन किलर नाइट्रोम ये सारी चीजें लेते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत सीवियर नहीं हो पाती है। तीसरा हेडेक होता है हमारा क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक जैसे इन्होंने बताया कि इनकी माँ को हुआ था, 2-3 घंटे के तरफ था, और ये क्लस्टर हेडेक नॉर्मली आंख के पीछे वाले हिस्से में होता है, बहुत सीवियर होता है, 2-3 घंटे रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके पेन किलर ले लेते तो फ्रीक्वेंसी इसकी खत्म हो जाती है। तो थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप क्लस्टर हेडेक होता है। ये नॉर्मली डेली नहीं होता, ये होता है 2-3 दिन रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा रिकरेंस होता है। चौथा हेडेक जो होता है उसे बोलते हैं साइनस हेडेक। साइनस मींस कि आपके जो भी चेहरे के अराउंड जो भी साइनसेस होते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्युलरी साइनस, जिसमें कि हवा भरी रहती है, उनमें किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाए या कोई एलर्जी की वजह से हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, तो जो भी रीजन अगर बैक्टीरियल लग रहा है तो एंटीबायोटिक देंगे, 6-7 दिन में सबसाइड कर जाएगा। अगर एलर्जिक है या वायरल है तो वो सिंपल ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद हफ्ते भर के अंदर दोबारा वो नहीं होता। फिर कभी अगर एलर्जी होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, दोबारा फिर से ये चीजें चालू हो जाती हैं। और अगर ये चीजें माइग्रेन आता है तो इसका ट्रीटमेंट होता है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाना होता है। ये तो रही प्राइमरी हेडेक की बात। दूसरा हेडेक होता है जिसमें हमें रीजन मिल जाता है कि हम जांच कराएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें कोई ना कोई रीजन मिलेगा। जैसे कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है। ब्रेन में जो स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसे मेनिंजेज बोलते हैं, उसमें अगर किसी तरह से खिंचाव होता है, जैसे कि अगर किसी को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ब्रेन टीबी हुई हो या ब्रेन में वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, इनकेफेलोपैथी हो रही हो या किसी को सीजर डिसऑर्डर हो, तो इन सब की वजह से जो है मेनिंजेज में खिंचाव पड़ता है। या ब्रेन ट्यूमर हुआ तो उसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ती है और मेनिंजेज पे खिंचाव पड़ता है। और भी स्ट्रक्चर जो भी ब्रेन वाले होते हैं जिनमें पेन होता है, तो इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी वजह से भी हेडेक होता है। लेकिन ये प्राइमरी हेडेक नहीं, इसको सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें रीजन को ट्रीट करना होता है। अगर ब्रेन ट्यूमर है तो हमें उसका इलाज करना है। अगर किसी को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या ब्रेन टीबी की समस्या है तो हमें उस हिसाब से टीबी की दवा खिलानी होती है। या अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है या सीजर आ रहा है तो हमें वो रीजन को ट्रीट करेंगे, तभी हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस प्राइमरी हेडेक की दवाएं अलग होती हैं, सेकेंडरी हेडेक की दवाएं अलग रहती हैं। जो नॉर्मली प्राइमरी हेडेक में हम ट्रीटमेंट देते हैं वो एक तो हम देते हैं कि दवा दिया जाए, उसको इंस्टेंट रिलीफ आए, जो कि पेन किलर, ट्रिप्टेन, ये सब दवाएं होती हैं। दूसरा इलाज ये होता है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएं, लंबे समय तक दोबारा रिकरेंस ना हो, तो इसके लिए कुछ प्रोफाइलेटिक दवाएं होती हैं जो हम 6 महीना या 9 महीना या किसी किसी को साल भर तक हमें खिलाना पड़ता है, ताकि रिकरेंस की फ्रीक्वेंसी है उसे हम कम कर सकें। दूसरा और लॉन्ग टर्म में इससे बेनिफिट लेने के लिए ये होता है कि आपको जो है प्रॉपर डे शेड्यूल आपको बनाना पड़ता है और प्रॉपर दिनचर्या आपकी सही होनी चाहिए। आपको जंक फूड इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर डाइट, योगा, एक्सरसाइज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं? ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को हेडेक या परसिस्टेंट हेडेक 10 दिन, 15 दिन, महीने भर से हो रहा है, रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आप जरूर कंसल्ट करें डॉक्टर से। उसकी जांचें करा के देखिए, स्कैन करा के देखिए, या जो भी चीज़ें होती है रिलेवेंट वो चीज़ें करा के देखिए, और जैसा भी एडवाइस दिया जाए, जो भी आपकी डेली रूटीन हैबिट है, खान पान की हैबिट है और हेल्दी लाइफ स्टाइल, उन सब चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। उस पर आप स्टिक रहेंगे तो आपकी लाइफ जो है काफ़ी बेटर जाएगी। आप लखनऊ में कहाँ मिलेंगे? हम लखनऊ में गोमती नगर में विजयन खंड परम हॉस्पिटल, वहाँ पे मिलते हैं। 24/7 सर्विस रहती है, कभी भी कोई आ सकता है। और हमारे यहाँ 22 तारीख को फ्री न्यूरो की ओपीडी की जाती है। कोई भी आना चाहे फ्री में भी कंसल्टेशन कर सकता है। हर महीने की 22 तारीख को फ्री में ओपीडी देखी जाती है। सर, ये ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? बता रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक जैसे हार्ट में स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक मतलब लोग अभी हार्ट के स्ट्रोक को मानते हैं, सेम इवेंट जो है ब्रेन में भी होता है। हार्ट में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो होती है वो हैम्पर हो जाती है किसी क्लॉट की वजह से, ऐसा ब्रेन में भी होता है। लेकिन ब्रेन में 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं। एक होता है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो किसी क्लॉट या किसी रीजन से उसमें रुकावट आ गई है, तो रुकावट आने से उस एरिया में ब्लड की सप्लाई नहीं होती। इस तरह के स्ट्रोक को इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है। दूसरा होता है कि आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, वो वहाँ की जो नसें हैं वो फट गई हैं, जिसकी वजह से डिस्टल में जो एरिया सप्लाई हो रही है वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही है। ये थोड़ा कम कॉमन होता है।
इस्चेमिक स्ट्रोक की तुलना में इसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये दो तरह के मेनली स्ट्रोक पाए जाते हैं। और ब्रेन स्ट्रोक एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में लकवा बोलते हैं कि हमको लकवा मार गया या स्ट्रोक हो गया, तो ये इसके जो है सिम्टम होते हैं। सर ये ब्रेन स्ट्रोक को कैसे पहचानेंगे? ब्रेन स्ट्रोक को पहचानने के बहुत सिंपल तरीके होते हैं। कुछ लक्षण होते हैं जिसको देख के ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनको स्ट्रोक हुआ है। जैसे कि एक साइड का हाथ पैर काम ना करना, या एक हाथ में लकवा मारना, एक पैर में लकवा मारना, या मुंह का टेढ़ा होना, या किसी के खड़े होकर चलने में दिक्कत आ रही है, या आईसाइट वीक हो रही है, या फिर आवाज उसकी फंस के आ रही है। तो इसका एक सिंपल निमोनिक होता है बी फास्ट। बी मतलब कि बैलेंस, उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ई मतलब आईसाइट, उसकी आईसाइट वीक हो गई है, सडन ये सब हो रहा है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। एफ आर फेशियल पैरालिसिस, उसका चेहरा जो है टेढ़ा हो रहा है। एफ आर उसके आर्म या लेग में उसके वीकनेस आ रही है। एफ ए एस फॉर स्पीच उसकी जो है स्पीच आवाज जो है उसकी स्वेलिंग हो रही है, वो प्रॉपर आवाज नहीं निकल पा रही है। टी मतलब टाइमिंग मेन होता है कि इसमें आपको मेडिकल केयर कब लेनी है। तो अगर ये लकवा की पिक्चर आ रही है, पैरालिसिस हो रहा है, या आईसाइट वीक हो रही है, या बैलेंस नहीं बन रहा है, या फिर स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रही है, तो इन सब लक्षणों को देखते हुए हम पहचान सकते हैं कि इनको ब्रेन का स्ट्रोक आया हुआ। उसी हिसाब से हम आगे इनमें फर्दर प्रोसेस करते हैं। सर इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण ये मल्टीफैक्टोरियल होता है। नॉर्मली ये ओल्ड एज के समय में होता है, जब आप 50 के अराउंड क्रॉस करते हैं, लेकिन आज के लिए और अर्ली भी होने लगा है, क्योंकि सारी बीमारी अब पिछले कई सालों की तुलना में बहुत पहले भी होने लगी है। इसमें जो मेन कारण होते हैं कि आपकी जो वेसल सप्लाई होती है उसमें कहीं पे फैट का डिपोजिशन, लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, तो धीरे धीरे करके वो बिल्डअप होता रहता है। ब्लड सप्लाई ग्रेजुअली करके हैम्पर रहती है और प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचती, एक रीजन ये हो जाता है। जिनको शुगर की बीमारी रहती है उनमें भी जो वेसल्स होती है उसमें फैट के डिपोजिशन होते हैं, इसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। जिनको लिपिड का डिसऑर्डर होता है, या जिनको हार्ट की बीमारी रहती है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी पूरी नहीं रहती है, हार्ट के अगर स्लोली पंप करता है, कई बार वो धड़कना शुरू करता है तो थ्रोम्बस बन जाता है, जो कि जाके हार्ट में ब्लॉक कर सकता है, ब्रेन में जाके ब्लॉकेज कर देता है। या जो आपकी गर्दन की वेसल्स है, यहाँ से कोई क्लॉट उठ के जाके जो है ब्रेन को ब्लॉक कर देता है। या अगर जिनको बीपी की अनकंट्रोल बीपी की दिक्कत है, उससे उनकी नसें फट जाए तो वो हेमरेजिक टाइप का स्ट्रोक पैदा कर सकता है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, कई सारे रीजन होते हैं, हर फैक्टर को हमें देखना पड़ता है काज पता करने के लिए, उसी हिसाब से हम इनका निवारण करते हैं। सर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि मैं पहले बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अगर किसी को हल्के से भी लक्षण लग रहे हैं कि उसका चेहरा टेढ़ा हो रहा है, या पावर हाथ पैर की पावर कम हो रही है, तुरंत इसको किसी अच्छे सेंटर पे या न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जन के पास आपको पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वही एक्चुअली में वो एसेस कर पाएगा कि अब इसमें हमें इंटरवेंशन क्या लेना है। तो जैसे आप पहुंचते हैं किसी सेटअप पे, तो वहां पहले आपके जनरल वाइटल लिया जाता है, आपका शुगर चेक किया जाता है कि डायबिटिक अनडायग्नोज डायबिटिक तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इन सब चीज़ों को रूल आउट करने के बाद हम पहली प्रायोरिटी रहती है कि पहले इनको स्कैन करा के देखें, क्योंकि स्कैन में हमें जो दो तरह के स्ट्रोक बताएं, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक में नसों का सूखना होता है, एक में नसों का ब्लॉक हो जाना होता है, ब्लीडिंग हो जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ट्रीटमेंट प्लान दोनों में डिफर हो जाता है। जो हमारे पास दवाएं होती हैं, ब्लड थिनर होती हैं, जो क्लॉट को गलाने के लिए जो दवाएं होती हैं, वो हम इस्चेमिक स्ट्रोक में देते हैं, जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में हम ये दवाएं नहीं देते, नहीं तो दोबारा फिर से ब्लीडिंग हो जाएगी और समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम पहले सीटी हमारा जो भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, सबसे पहले हम वो जांच करा के देखते हैं। अगर हमारे पास इस्चेमिक स्ट्रोक का केस मिला, तो ऐसी स्थिति में अगर मरीज जल्दी आया, गोल्डन पीरियड बोलते हैं, 3 से लेकर 4.5 घंटे के अंदर अगर आता है, तो अगर छोटे क्लॉट रहते हैं या मीडियम साइज के क्लॉट रहते हैं, तो उसको हम पूरा एसेस करके दवाएं देके हम क्लॉट को थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं, ताकि वो क्लॉट जो है गल जाए और वहां से ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी जो हाथ पैर की ताकत गई हुई है या जो चेहरा टेढ़ा हुआ है, वो 1 या 2 दिन में रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर बड़े मात्रा में क्लॉट है, बहुत ज़्यादा क्लॉट इससे नहीं रिकवर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इंटरवेंशन करते हैं। इंडोवास्कुलर तरीकों से हम मैकेनिकल थ्रोम्बोटोमी करते हैं। इसमें हम एक नस के द्वारा अंदर तक ब्रेन में पहुंच के उस क्लॉट को निकाल देते हैं। तो अगर वो क्लॉट निकल जाता है, ब्लड सप्लाई हैम्पर होने से बच जाती है और चीज़ें रिकवरी हो जाती है। लेकिन
इस तरह के केस में या किसी भी स्ट्रोक के केस में जितना ही डिले होता चला जाएगा, ब्रेन सेल्स उतने ही ज़्यादा डेड होते चले जाएंगे। हमारा मकसद, जो ब्रेन सेल डेड हो चुके हैं उसे हम जिंदा नहीं कर सकते, उसे कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ बचे हुए, जो भी डैमेज हो रहे हैं, उनको हम बचा सकते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है उसको बचाने के लिए किया जाता है। दूसरा जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, इसमें क्लॉट बन जाता है। ऐसी स्थिति में हमें ब्लड थिनर का कोई रोल नहीं होता। इस स्थिति में हम मरीज को एडमिट करते हैं और सारे रीजन को पता करते हैं, ब्लड शुगर, बीपी, लिपिड प्रोफाइल, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं और कुछ हार्ट की जांचें कराते हैं और गर्दन का अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि रीजन क्या हुआ। तो जो रीजन मिलता है उस हिसाब से हम आगे प्रोसेस करते हैं। और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहता है तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें हम बोन फ्लैप हटा देते हैं, ब्रेन की कवरिंग खोल देते हैं, ताकि ब्रेन में जो सूजन आई हुई उसे हम सर्जरी के द्वारा कंट्रोल कर पाएँ। बाकी और दवाएँ होती है कंट्रोल करने के लिए, हम उसके थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। सर, इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का, किसी भी बीमारी से बचने का तरीका, हमें पहले उसका रीजन आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे अभी हमने शुरुआत में बताया, इसके रीजन शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल का डिहेज होना हो सकता है, लेग ऑफ एक्सरसाइज हो सकता है। तो ये जो जितने सारे फैक्टर होते हैं, इन्हीं सबको हमें कंट्रोल करना होता है, तभी हम बचाव कर पाएंगे। प्रॉपर हम डाइट प्लान बनाएं, शुगर के हिसाब से हम अपना डाइट लें और ब्लड प्रेशर की दवाएं या शुगर की दवाएं हम रेगुलरली खाते रहें। ब्लड प्रेशर हमारा 120 130 के ऊपर ना जाए, उसी की रेंज में रहे। शुगर हमारा 180 या 200 के नीचे ही रहे। फास्टिंग पीपी हमें मॉनिटर करना होता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज चालू करिए, ताकि जो भी आपके फैट हैं वो, और जो भी आपका BMI इंडेक्स है वो थोड़ा रेंज में रहे। योगा करिए, लाइफ स्टाइल बेटर करिए। तो इन सब जो भी मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करके हम दोबारा इस तरह के अटैक से बच सकते हैं। अदरवाइज अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं रहेंगी तो एक बार जिस वजह से अटैक आया है, वो अटैक आने का दोबारा भी रीजन हो सकता है। दोबारा भी मल्टीपल, कई मरीजों में मल्टीपल अटैक आते हैं, क्योंकि उनका शुगर नहीं कंट्रोल रहता, या 1-2 महीने, 1-2 साल खाने के बाद लोग दवाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, दवाएं बंद कर देते हैं, फॉलोअप में नहीं रहते। तो ये सब प्रॉब्लम रिकरेंट भी हो सकती हैं। आज डॉक्टर अमित पटेल ने इतनी अच्छी बात बताई कि जिससे हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद।